हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं एथिक्स का टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो को। इससे पहले हम महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी को कंप्लीट कर चुके हैं और शायद कौटिल्य भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और प्लीज़ यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्लेटो, इनका प्रारंभिक जीवन। प्लेटो यूनान का व्यवस्थित दार्शनिक थे। प्लेटो ने सुकरात के विद्यालय में 8 वर्ष रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए, सबसे पहले दो यूरोप या फिर यूनान के जो सबसे पहले दार्शनिक या फिलोसोफर आते हैं उनका नाम आता है क्या? सुकरात। लेकिन सुकरात ने जो अपनी शिक्षाएं थी वो या दर्शन था उनका ग्रंथ में अनुवाद नहीं किया था या फिर ग्रंथ में उनको अच्छे से रखा नहीं था। इसलिए जो प्लेटो हैं उनके शिष्य थे, इनको व्यवस्थित दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि जो सुकरात की नीति थी, दर्शन था, इनको व्यवस्थित इनने अच्छे से रखा था। इनने उनके विद्यालय में 8 वर्ष रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। वह 20 वर्ष तक इटली, मिस्र, यूनान में रहे थे। प्लेटो ने एथेंस में अकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की थी। जैसे सुकरात हम पढ़ते हैं तो उनको हम जब पढ़ते हैं तो वो मीटिंग्स वगैरह किया करते थे, लेकिन जो प्लेटो थे इन्हें क्या किया, एक अकेडमी नामक अध्ययनशाला बनाई जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर अध्ययन कर सकते थे। प्लेटो को उच्च कुल, वैभव और अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं प्रखर बुद्धि का सौभाग्य प्राप्त था। मतलब वो क्या थे? उच्च कुल के थे, वैभव उनके पास था, अद्वितीय सौंदर्य था, शारीरिक स्वास्थ्य था और प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। आज भी आजीवन सुकरात के शिष्य रहे और प्लेटो के समस्त चिंतन पर उनके गुरु सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी भी शिष्य का हो, यदि हमें शिष्य की दर्शन को देखना है, शिक्षा को देखना है, तो उनकी हमें गुरु की कुछ उसमें झलक दिखने को मिलती है, क्योंकि वो गुरु से ही सीखते हैं। तो इनके जीवन पर, चिंतन पर हमें कहा सुकरात की बहुत ज़्यादा प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। अब आते हैं प्लेटो की रचनाएं क्या थी। तो द रिपब्लिक बहुत फेमस है। इसमें साम्यवाद का सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किया गया है। तो साम्यवाद का सिद्धांत कहाँ दिया गया है? द रिपब्लिक में दिया गया है। द स्टेटमेंट, ये भी इनकी बुक है। द लॉस, इसमें आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। मतलब अब आदर्श राज्य बनाना है तो हमें उसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे? लॉस बनाने पड़ेंगे, तो द लॉस। 4th है सिम्पोजियम। ये इनकी मतलब प्लेटो जी की 4 बुक दी गई हैं। पहली कौन सी है? रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉस और सिम्पोजियम, ये दी गई है इनकी बुक। अब रिपब्लिक डे पर हम स्कूल जाते थे तो उसमें क्या होता था, एक मतलब स्टेटमेंट दिया जाता है ना, स्टेटमेंट, तो याद कर लो स्टेटमेंट। उसके लिए अलग अलग लॉज होते थे, तो द लॉज और सिम्पोजियम, मतलब सिंपल सी ड्रेस पहन के आपको जाना पड़ता था, तो सिम्पोजियम। ये कितनी बुक हैं? 4 बुक हैं जो कि प्लेटो की हैं। अब आते हैं प्लेटो के जन्म से संबंधित। इनका जन्म 428 या 427 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जन्म स्थान एथेंस नगर था और इनका जन्म का नाम अरिस्टोक्लीज था। अरिस्टोक्लीज प्लेटो के नाम का था। प्लेटो का बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम अरिस्टेन था और इनकी माता का नाम था पेरिक्लोटोन था इनकी माता का नाम। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 348 व 347 ईस्वी के समथिंग इनकी मानी जाती है। अब आते हैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचार क्या क्या थे। प्लेटो ने रिपब्लिक नामक ग्रंथ लिखा था। यह राजनीति शास्त्र में आदर्शवाद पर लिखा गया था और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था। इसमें आदर्श राज्य की संकल्पना की गई थी और प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 स्तंभ थे। अब जो रिपब्लिक है इसमें पहले क्या कहा गया था? तो रिपब्लिक में किया गया है साम्यवाद का सिद्धांत, जो कि एक आदर्श राज्य पर लागू होता है। तो आदर्श राज्य की इसमें संकल्पना की गई थी और इसमें 4 स्तंभ बताए गए थे किसी भी आदर्श राज्य के। तो इसमें पहला क्या था? अब आदर्श राज्य कब होगा? जब अच्छा न्याय होगा, शिक्षा होगी, साम्यवाद होगा और दार्शनिक शासक होगा। तो ये 4 स्तंभ थे। पहला न्याय, शिक्षा, साम्यवाद और दार्शनिक शासक। अब आते हैं प्लेटो ने आदर्शात्मक राज्य के 4 स्तंभ में सर्वाधिक बल न्याय पर दिया था। सामान्य तौर पर न्याय का अर्थ होता है न्यायालय द्वारा प्राप्त होने वाला न्याय, जो कानून,
और न्यायालय से संबंधित होता है। परंतु प्लेटो ने न्याय का मतलब नैतिकता की अच्छाई से बताया था। यह न्याय शब्द को धर्म के स्थान पर प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार न्याय को कृत्रिम या बाह्य वस्तु मानना भूल है। मतलब न्याय क्या है, बाहर कृत्रिम या फिर बाह्य वस्तु नहीं है। उनको न्याय से धर्म से जोड़ा गया था न्याय को, क्योंकि न्याय एक आंतरिक वस्तु होती है। यह आत्मा का अभिन्न अंग है। यह राज्यों का केवल एक गुण ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा के समान है। यहाँ न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य करते रहे। तो ये क्या है, न्याय है। मतलब सबसे बड़ा न्याय क्या होता है, अपना काम करो, दूसरे का काम उनको करने दो, दूसरे के बीच में टांग अड़ाना नहीं चाहिए। तो ये क्या बोला है प्लेटो ने कि ये न्याय है। न्याय जो हम सामान्य जीवन में मानते हैं या दैनिक जीवन में मानते हैं, उनका मतलब क्या होता है, जो कानून के द्वारा या न्यायालय के द्वारा दिया गया होता है न्याय, वो न्याय होता है। लेकिन प्लेटो के अनुसार न्याय कोई नैतिक अच्छाई है, यह धर्म के समान है और यह आंतरिक होती है। यह कृत्रिम या बाह्य वस्तु नहीं है, यह आंतरिक वस्तु है जो कि आत्मा का अभिन्न अंग है। यदि केवल एक गुण ही नहीं है, जो न्याय है वो केवल एक गुण ही नहीं बल्कि आत्मा के समान है राज्य की। तो न्याय का सिंपल सा नियम है कि एक व्यक्ति को अपने काम करना चाहिए, दूसरे के काम में हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य करना चाहिए। अब आता है, प्लेटो ने सबसे पहले मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्ति का अध्ययन किया। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य को अपनी प्राप्ति के अनुकूल कार्य करना चाहिए। मतलब जैसे कि मनुष्य की प्रकृति है, जैसे आप पेंटर हैं तो आप पेंटिंग का काम कीजिए, आप कारपेंटर हैं तो कारपेंटिंग का काम कीजिए, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का काम कीजिए, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर का काम कीजिए। मतलब जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है, कुशल है या फिर उसकी प्रकृति जैसी है, प्रकृति के अनुकूल कार्य करना चाहिए उसको, जैसा वो है वैसा, ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके। अब डॉक्टर का काम डॉक्टर ही अच्छे से कर सकता है, इंजीनियर नहीं कर सकता। अब इंजीनियर का काम कोई डॉक्टर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। यदि करेगा भी तो व्यवस्थित नहीं होगा, उतनी मतलब फिनिशिंग नहीं आएगी उसके काम में। तो व्यवस्थित रूप से यदि करना है तो क्या करना चाहिए, अपने काम जिसमें आप कुशल हैं, आपकी जिसमें आपकी प्रकृति के अनुकूल अपना कार्य करना चाहिए। इससे कार्य विशिष्टीकरण और उत्पादकता में अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी। अब इंजीनियर का काम यदि इंजीनियर करेगा तो काम बेस्ट होगा और उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लेटो के अनुसार मुख्य रूप से मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां होती हैं। तो इनको मनुष्य को भी 3 प्रकार में बांट दिया गया। कैसे, एक होता है लालसा, साहस और बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति होता है एक साहसी होता है और एक क्या होता है, लालसी होता है। इन प्रवृत्तियों में से जिन प्रवृत्ति की प्रधानता मनुष्य में अधिक होती है वह उसी प्रवृत्ति वाला होता है, और दूसरी प्रवृत्ति उसमें गौण होती है। इन्हीं मानवीय प्रवृत्तियों के अनुसार उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग का विकास हुआ था। इसमें क्या होता है, उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग का विकास किया गया था। अब उस समय मतलब यूनान में जब प्लेटो थे उनके समय समाज को इनने 3 भागों में बांटा था। एक था उत्पादक वर्ग, एक था सैनिक वर्ग और एक था शासक वर्ग। इनमें भी 3 प्रवृत्तियां होती हैं, तो इन्हें मनुष्य को 3 भागों में बांटा है। एक होता है लालसा, साहस और बुद्धिमान व्यक्ति। अब जो व्यक्ति की जैसी प्रकृति होगी तो उसमें वो वाला गुण ज्यादा होगा और ये 2 गुण हैं वो गुण होते हैं उसमें। तो अब जैसे व्यक्ति उत्पादक है तो उसमें लालसा की प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपको यदि लालच नहीं होगा, आगे बढ़ने का लालच नहीं होगा, तो आप क्या उत्पादन करोगे नहीं। जैसे कोई एक कंपनी है वो हमेशा दूसरी कंपनी से कंपटीशन करती है, क्यों, क्योंकि वो कंपटीशन के चक्कर में क्या होता है, उसकी कंपनी भी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है ना। तो उसी तरह से जो लालसा होती है उसकी प्रवृत्ति किस में होती है, उत्पादक में होती है। यदि साहस है आप में तो भैया बहुत ज़्यादा आप में साहस है तो चलिए बॉर्डर पर लड़ेंगे तो सैनिक होना चाहिए। यदि साहस की प्रवृत्ति है तो सैनिक होना चाहिए, इसमें लालसा काम नहीं आती है। अब यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और तर्क कर सकता है तो तर्क की और बुद्धि की प्रकृति है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसको शासक होना चाहिए, क्योंकि शासक एक बुद्धिमान होना चाहिए और तर्क संबद्ध होना चाहिए। देखिए, पहला लालसी व्यक्ति कौन हो सकता है, लालसी प्रवृत्ति है तो आप बन जाइए उत्पादक। यदि आप साहसी हैं तो आप बन जाइए सैनिक। यदि आप यदि बुद्धिमान और तर्क संबंधी हैं तो आप क्या बन सकते हैं, शासक बन सकते हैं। इनमें से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को सम्मिलित रूप से संरक्षक वर्ग कहा जाता था। संरक्षक कौन होता है, जो आपका शासन करता है और जो आपकी रक्षा करता है। तो संरक्षक वर्ग किसको रखा गया था, सैनिक और शासकों को इसमें इन्होंने संरक्षक वर्ग में रखा था या कहा जाता था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता क्या क्या है, अब हम इनको पहले से थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्लेटो ने एक सिद्धांत दिया था जिसको क्या था, आदर्शात्मक राज्य कहा था। इसके 4 स्तंभ थे। पहला क्या था, न्याय अच्छा होगा, शिक्षा अच्छी होती, साम्यवाद होगा और शासक कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए।
फिर इन्होंने कहा था न्याय सबसे अच्छा है और न्याय को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। अब न्याय क्या है, तो आमतौर पर क्या होता है, कानून या फिर न्यायालय द्वारा दिया गया जो नियम होता है, न्याय होता है, अपन उसको न्याय बोलते हैं। लेकिन नहीं, प्लेटो ने कहा था कि न्याय एक बाहर या फिर दिखावा वाली वस्तु नहीं है, ये आंतरिक होती है, जो कि आपकी आत्मा का अभिन्न अंग है। यह एक ऐसा गुण है जो कि आपको आत्मा के समान ही होता है। न्याय का तात्पर्य होता है अपना काम करो, दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करो। तो ये न्याय था। प्लेटो के अनुसार जो उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति का अध्ययन किया था मनुष्य की, और उन्होंने कहा था कि जो मनुष्य जिस प्रवृत्ति में अनुकूल है उसको वो काम करना चाहिए या फिर उसी में निपुण होकर अपना काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके विशिष्ट काम भी विशिष्ट होंगे और उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, इसमें वृद्धि भी होगी। अब मनुष्य ने 3 प्रवृत्तियों में बांटा था, कितनी कितनी, लालसा, साहस और बुद्धिमानी। यदि कोई व्यक्ति लालसी है तो वो उत्पादक बन सकता है, यदि साहसी है तो वो सैनिक बन सकता है, और यदि बुद्धिमानी है तो वो क्या बन सकता है, शासक बन सकता है। अब सैनिक और शासक को क्या कहा था ने, संरक्षक वर्ग में रखा था। अब आते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। आत्मा की आवाज आती है क्या, मैंने तो नहीं सुनी, आती है, एग्जामिनेशन हॉल में जाना उसमें दिमाग चलता है, आत्मा की आवाज नहीं आती। लेकिन हाँ, जब अपन कोई गलत काम करते हैं तो अपनी आत्मा की आवाज थोड़ा सा बोलती है कि नहीं ये नहीं करो, तो वो क्या होती है, आत्मा की आवाज होती है। प्लेटो के अनुसार न्याय आंतरिक प्रवृत्ति है। अभी बोला था कि न्याय बाहरी नहीं है, कृत्रिम नहीं होता, वो क्या होती है, आंतरिक प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार जो आत्मा होती है वो भी कहाँ होती है, आंतरिक में होती है। यह आत्मा की आवाज होती है। मतलब जो न्याय है वो किसकी प्रवृत्ति है, तो वो आत्मा की प्रवृत्ति है। ना ही वाह शक्ति द्वारा थोपी जा सकती है यह प्रवृत्ति, मतलब बाह्य शक्ति के द्वारा इस प्रवृत्ति को थोपा नहीं जा सकता। प्लेटो के अनुसार न्याय आंतरिक प्रवृत्ति है, यह आत्मा की आवाज है, ना कि बाह्य शक्ति द्वारा इसे थोपा जा सकता है। अब आता है दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना। दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना, शासक के दार्शनिक होने से न्याय स्थापित तो होने की संभावना अधिकतम हो जाती है। यदि कोई भी शासक या राजा जो है वो दार्शनिक हो जाएगा तो क्या होगा, वो अच्छे से न्याय कर सकता है, उतने मतलब कई पैरामीटर्स पर चीज़ें सोच सकता है और अच्छे से न्याय कर सकता है, मतलब अच्छे से न्याय स्थापित कर सकता है और अधिक संभावित है इसकी। अब इस आता है विशेष कार्य का सिद्धांत। न्याय मनुष्य की 3 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटता है, जिसके अनुसार मनुष्य अपना कार्य करते हैं। ये प्रवृत्तियां थीं क्षुधा, भूख, विवेक और साहस। क्षुधा, भूख, विवेक और साहस, ये 3 प्रवृत्तियां भी बसाई हैं जो कि विशेष कार्य के लिए हैं। इनको 3 में बांटा गया है, एक विवेक, भूख और साहस। इसके अनुसार मनुष्य को काम बांटे गए थे। एक व्यक्ति एक कार्य का सिद्धांत, मतलब एक व्यक्ति है वो अपना अपना कार्य करेगा, दूसरे की जिम्मेदारी ना लेगा और ना देगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करने की जिम्मेदारी स्वयं ले और वे दक्षता से कार्य करें। तो ये क्या था, एक काम एक व्यक्ति, डॉक्टर है, डॉक्टर अपना काम करे, डॉक्टर ही करे। ये नहीं कि आधे टाइम डॉक्टर बन गया और आधे टाइम इंजीनियर बन गया, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए। राज्य में व्यक्ति की उन्नति, राज्य के अंदर रहकर ही व्यक्ति का अस्तित्व है, व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है। अब राज्य के अंदर ही यदि व्यक्ति रहेगा तो उसका क्या है, वो उसका अस्तित्व कहाँ है, राज्य के अंदर है, मतलब व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के अंदर रहकर है। व्यक्ति का विस्तृत रूप ही राज्य है। अब यदि व्यक्ति का विस्तृत रूप हो जाए तो वो क्या होता है, राज्य होता है। शिक्षा का महत्व, आदर्श राज्य व आदर्श नागरिक की स्थापना के लिए शिक्षा का अत्यंत महत्व है। किसी भी व्यक्ति को यदि उन्नति प्राप्त करनी है, वृद्धि करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो आदर्श राज्य और आदर्श नागरिक के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्याय के रूप, न्याय के 2 रूप होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत न्याय और एक होता है सामाजिक न्याय। कैसे होते हैं, एक व्यक्तिगत न्याय होता है और एक होता है सामाजिक न्याय। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना, आदमी या व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी, जवाबदेही के साथ करे और समाज की दृष्टि से दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो ये क्या होता है, अपने कार्य, किसी दूसरे काम में हस्तक्षेप ना करना। न्याय एकता का सिद्धांत, न्याय एकता का सिद्धांत सभी व्यक्तियों के लिए सामंजस्य एवं एकता स्थापित करता है। न्याय एकता का सिद्धांत सभी व्यक्तियों में सामंजस्य और एकता स्थापित करता है। अब आता है नैतिक न्याय। प्लेटो के न्याय का संबंध नैतिकता से है और कानूनी कम है। जो नैतिक, मतलब प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वो नैतिकता से अधिक था, इसमें कानून कम दिया गया है।
अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो न्याय कानूनी अधिक दिखता है लेकिन नैतिक कम दिखता है। ये क्या थे प्लेटो की कुछ न्याय सिद्धांत। पहला आता है आत्मा की आवाज। ये क्या होती है? आंतरिक आवाज होती है जो कि न्याय की आंतरिक आवाज है ना। यह बाह्य शक्ति के द्वारा नहीं थोपी जा सकती। दार्शनिक शासक होना चाहिए। यदि दार्शनिक शासक होगा तो न्याय अच्छे से स्थापित कर पाएगा। विशेषकार का सिद्धांत, तो व्यक्तियों की जो मूल प्रवृत्तियों को 3 आधार में बांटा गया है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करता है। तो पहली क्या थी? क्षुधा, विवेक और साहस। एक व्यक्ति और एक कार्य, अपना कार्य स्वयं करें और दक्षता से करें। तो ये क्या था? एक कार्य एक व्यक्ति। राज्य में व्यक्ति की उन्नति राज्य में अंदर रहकर है, बाहर नहीं है। और व्यक्ति का जो विस्तृत रूप है वो क्या है? राज्य होता है। शिक्षा का महत्व, आदर्श राज्य और आदर्श नागरिक बनने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता होती है। न्याय के रूप क्या हैं? तो न्याय के 2 रूप बताए गए हैं। एक होता है व्यक्तिगत न्याय और एक होता है सामाजिक न्याय। कार्यों की मतलब दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना, अपना काम ईमानदारी और जवाबदेहिता से करना और समाज की दृष्टि से दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। न्याय एकता का सिद्धांत, न्याय एकता का सिद्धांत सभी व्यक्तियों में सामंजस्य और एकता स्थापित करता है। नैतिक न्याय, प्लेटो के अनुसार जो न्याय का संबंध है वो नैतिकता से अधिक है बल्कि कानून से कम है। लेकिन वर्तमान स्वरूप में देखा जाए तो न्याय कानूनी अधिक है और नैतिकता कम है। अब आता है प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा। अब आदर्श राज्य तो है, इन्होंने बता दिया कि आदर्श राज्य होना चाहिए, लेकिन आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसकी अवधारणा क्या है, तो वो हम अब पढ़ेंगे। प्लेटो की आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा एथेंस में व्यापक अराजकता, अव्यवस्था और असंतोष का दम घोटने वाले माहौल को समाप्त करने की मंशा से उपजी थी। अब एथेंस देखो, हम इससे पहले सुकरात पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि उनको मृत्यु दंड दे दिया गया था, है ना। तो एथेंस में बहुत ज़्यादा अराजकता थी, अव्यवस्था थी, असंतोष था। इसको कम करने के लिए, फिर इसको समाप्त करने के लिए प्लेटो ने क्या सोचा था कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए। वह इन सब दोषों को समाप्त करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की है, जबकि कुछ विचारकों ने इस आदर्श राज्य की संकल्पना को काल्पनिक बताया है। अब आते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं निम्नलिखित। पहला आता है दार्शनिकों का शासन। राजनीति समाज में व्यापक बुराइयों को तभी समाप्त किया जा सकता है जब शासक वर्ग दार्शनिक हो। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो राजनीति होती है इसमें बहुत ज़्यादा बुराई होती है, यदि उनको समाप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? एक दार्शनिक को शासन वर्ग में स्थापित कर दो। तो अब दार्शनिक तो कभी भ्रष्टाचार करेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक आदर्श राज्य बन जाएगा। द रिपब्लिक में प्लेटो ने उल्लेख किया है कि इस समाज में व्याप्त बुराइयों को तब तक अंत नहीं किया जा सकता या तब तक अंत नहीं हो सकता जब तक शासन वर्ग दार्शनिक ना हो। प्लेटो का दार्शनिक सिद्धांत निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि समाज में जितनी बुराइयां हैं इनको हम तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हम इस वर्ग को दार्शनिक ना कर दें। इनके अनुसार इनमें निम्न विशेषताएं दी गई थी। पहला, जिसके लिए जनहित सर्वोपरि हो, मतलब जन का हित सर्वोपरि होना चाहिए। दार्शनिक के लिए होता है तो वो अच्छा होगा शासन। जिसमें निपुण क्षमता हो, निर्णय क्षमता होनी चाहिए, मतलब क्या होनी? निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें लोभ, तृष्णा, विलासता की प्रवृत्ति ना हो और उसके शासन पूर्ण करने की शक्ति हो, शासन करने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जनहित सर्वोपरि होना चाहिए और लोभ, तृष्णा और विलासता की प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? शासक बना सकते हैं। तो ये सारी प्रवृत्ति हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? दार्शनिक में देखने को मिलेंगी, क्योंकि उनके लिए जनहित सर्वोपरि होता है, वो निर्णय ले सकते हैं, वो लोभ, तृष्णा, विलासता से मुक्त होते हैं और शासन को पूर्ण करने की शक्ति उनके पास होती है। अब आते हैं दार्शनिक शासक की शक्तियां असीमित ना होकर सीमित होती हैं। जितने भी दार्शनिक शासक होते हैं इनकी शक्तियां कैसी होती हैं? असीमित होती हैं, उनको सीमित नहीं किया जा सकता। वह संविधान में बंधा हुआ होता है, इसलिए सामुदायिकता की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत शासक सैनिक वर्ग सामाजिक भोजनालयों में भोजन करेंगे और सार्वजनिक रहन निवासों में रहेंगे। अब इन्होंने क्या कहा था? जो शासक है वो क्या करेगा? सैनिक वर्ग, और जो सैनिक वर्ग है, शासक और सैनिक वर्ग, सामान्य जनों के जो भोजनालय होते हैं वहां पर भोजन करेगा और सार्वजनिक रहन निवास में रहेगा। इसका लाभ यह होगा कि पूंजी का किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में संकेंद्रण नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर अपने यहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो यदि कभी
ये स्कूल में जो खाना मिलता है उसमें मध्यम भोजन है ना, वो मिलता है। कभी उनके यहाँ पे जाके खाना खाएं तो उस दिन खाना अच्छा बनेगा, लेकिन यदि राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर रोज ही खाने लगे, सीएम जाके वहाँ पे रोज इस गवर्नमेंट स्कूल में खाने लगे, या फिर जो ये नैन बसेरा में खाना मिलता है उसमें जाकर खाने लगे, तो क्या होगा, सामान्य जनों के लिए अच्छा खाना मिलने लगेगा। और यदि वहां पर रहने लगे तो सामान्य जनों के लिए जो जनहित है वो अच्छे से हो पाएगा, और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही सबसे व्यवहार करेंगे। तो जो शक्ति का संकेंद्रण है वो एक व्यक्ति के हाथों में नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों में बढ़ जाएगा, अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। ये थी इनकी दार्शनिक शासक होना चाहिए। अब आता है आदर्श राज्य में न्याय कैसा होना चाहिए। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय का महत्व नैतिकता की अच्छाई से बताया है। मतलब नैतिक अच्छाई है तो क्या है, वो न्याय है। न्याय आंतरिक प्रवृत्ति होती है और आत्मा का अभिन्न अंग होती है। प्लेटो का न्याय सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का है। व्यक्तिगत रूप से मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है और सामाजिक रूप से दूसरों के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे तो आदर्श राज्य स्थापित हो सकता है। सिंपल सी बात है, एक यदि व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो वो व्यक्तिगत न्याय हो गया, लेकिन यदि वो व्यक्ति दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो समाज के लिए अच्छा है, तो वो सामाजिक न्याय हो गया। तो न्याय को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। इसमें न्याय क्या है, एक नैतिक अच्छाई है, और यह क्या है, आंतरिक प्रवृत्ति है और एक आत्मा का अभिन्न अंग है। अब आते हैं, नागरिकों के 3 वर्ग दिए गए हैं। आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्ग दिए गए हैं। पहला शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग पूरे राज्य पर शासन करता है। जो शासक वर्ग है वो क्या करता है, पूरे राज्य पर शासन करता है। सैनिक वर्ग राज्य की सुरक्षा में योगदान देते हैं। सुरक्षा है तो कौन बना के रखता है, सैनिक वर्ग बना के रखते हैं। और उत्पादकता, सामान्य उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में योगदान देते हैं। जो लोभी वर्ग होता है, मतलब कंपटीशन करने वाला व्यक्ति, तो वो क्या करता है, उत्पादन करता है, तो वस्तुओं का उपभोग करेगा और वस्तुओं का उत्पादन करेगा। सुरक्षा वर्ग जो है वो सबको सुरक्षा प्रदान करेगा, तो सैनिक वर्ग हो गया। अब शासक वर्ग क्या होता है, सब पर शासन करता है, तो ये शासक वर्ग हो गया। अब आते हैं स्त्री पुरुष का समान अधिकार। प्लेटो के आदर्श राज्य में सभी वर्गों को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। प्लेटो का कहना था कि स्त्री पुरुष में केवल शारीरिक संरचना का भेद है, उन्होंने स्त्री पुरुष को समान माना था। अब आती है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। प्लेटो का राज्य आध्यात्मिकता पर ही आधारित था। इन्होंने शासक वर्ग को संपत्ति एवं स्त्री के मुंह से दूर रहने की सलाह दी थी। इन्होंने क्या कहा था, जो शासक वर्ग है या राजा है उसको स्त्री के मुंह से और परिवार संपत्ति के मुंह से दूर रहना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक शासक वर्ग अपने मुंह में रहेगा तब तक वह नैतिकता और सद्गुणों से वंचित रहेगा। मतलब नैतिक नहीं हो पाएगा और सद्गुणों उसमें अंदर नहीं आ पाएंगे। व्यक्तिगत संपत्ति एवं परिवार शासन के लिए बाध्य होते हैं। संपत्ति है तो खुद की संपत्ति को संभालने में लग जाएंगे, परिवार है तो खुद के परिवार में अपना ध्यान लगे रहेंगे। जनहित कैसे करेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो बाधक होते हैं। प्लेटो का कहना था कि परिवार में मैं की भावना का विकास होता है, कि ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, तो मैं की भावना का विकास होता है परिवार में। इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच सामान्य व्यवहार होना चाहिए। इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच क्या होना चाहिए, सामान्य व्यवहार होना चाहिए। उत्तम संतान पैदा करने की दृष्टि से राज्य विवाह नहीं होंगे और बच्चों को सार्वजनिक देखभाल गृह में रखा जाएगा। इस तरह कौन बच्चा किसका है पता नहीं चलेगा और अपनत्व में मैं की भावना का विकास नहीं होगा। अतः शासन का संचालन बिना बाधा से हो सकेगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष हैं वो सामान्य तरह से व्यवहार करेंगी और उत्तम संतान पैदा करने की दृष्टि से राज्य में विवाह नहीं होंगे। अभी अकबर देख लीजिए या फिर कितने सारे मुगल शासक थे, उन्होंने कितनी सारी शादियां की हैं, तो वो क्या है, इतनी सारी शादियां नहीं करनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा है, इतने सारे विवाह नहीं होंगे। बच्चों को, अब जितने बच्चे हैं उनको अलग से महल नहीं दिए जाएंगे या फिर उनकी अलग से देखभाल नहीं की जाएगी, अलग से शिक्षा गृह नहीं बनवाए जाएंगे। उनको क्या होगी, सामाजिक देखभाल गृह में रखा जाएगा। जहाँ पर सबके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर सब बच्चों की देखभाल होती है, वहीं रखी जाएंगे उनको। और किसका बच्चा कौन सा है या फिर कौन सा किसका बच्चा है, तो इसका भी भेदभाव नहीं रहेगा। सब बच्चों में अपने बच्चे दिखेंगे और अपनत्व का भाव आ जाएगा और मैं की भावना समाप्त हो जाएगी। अतः शासन का संचालन बिना किसी बाधा के हो सकेगा। तो ये किसमें कहा गया है, आदर्श संपत्ति और परिवार के साम्यवाद में कहा गया है कि जो शासक है उसको संपत्ति और स्त्री और परिवार के मुंह से अलग रहना चाहिए। शासक वर्ग को यदि इनसे मोह रहेगा तो नैतिकता और सद्गुणों से वंचित रह जाएगा। उसको
सामान्य व्यवहार रहना चाहिए, क्योंकि परिवार से मैं की भावना आती है। स्त्री पुरुष को सामान्य जीवन व्यवहार मतलब उत्पन्न कर मतलब व्यवहार रखना चाहिए। उत्तम संतान पैदा करने के लिए ज़्यादा व्यवहार नहीं करने चाहिए। बच्चों को सार्वजनिक देखभाल गृह में रखना चाहिए। कौन सा बच्चा किसका है यह भेदभाव नहीं रहेगा, तो सब में अपनत्व का भाव रहेगा और मैं की भावना समाप्त हो जाएगी। ऐसे शासक अच्छे से संचालन कर सकता है राज्य का। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने या दार्शनिकों ने इनकी जो आदर्श राज्य की स्थापना है वो क्या मानी है, काल्पनिक मानी है, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। चलिए हम फिर से पढ़ लेते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता क्या क्या है। पहले आते हैं दार्शनिकों का शासक। दार्शनिक यदि शासक होगा तो क्या कर सकता है, लोगों के हित को सर्वोपरि रखेगा, निर्णय लेने की क्षमता होगी, लोभ तृष्णा विलासता की प्रवृत्ति नहीं होगी और शासन करने के पूर्ण शक्तियां इसके अंतर्गत होंगी और किसी भी मोह माया से ये दूर रहेंगे। इनको द रिपब्लिक में ने बताया था। शासक की शक्तियां मतलब जो दार्शनिक यदि शासक होगा तो उसकी शक्तियां असीमित होंगी, कोई बाधा नहीं होगी। सामुदायिकता की अवधारणा प्रस्तुत करेगा। शासक और जो सैनिक वर्ग हैं वो सामान्य भोजनालय में खाना खाएंगे, सामान्य रहनवासों में रहेंगे और उनका इसका लाभ यह होगा कि जो शक्ति का केंद्रीकरण है वो नहीं होगा। अब आते हैं आदर्श राज्य में न्याय कैसा होना चाहिए। तो आदर्श राज्य का न्याय क्या होता है, नैतिकता की अच्छाई होती है। ये आंतरिक होती है, आत्मा का अभिन्न अंग होते हैं। न्याय दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय, हम अपना काम स्वयं कर रहे हैं तो ये व्यक्तिगत न्याय हो गया। यदि हम दूसरे को उसका काम करने दे रहे हैं, उसको हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सार्वजनिक न्याय हो गया। व्यक्ति को 3 वर्गों में बांटा गया है, शासक, सैनिक और उत्पादकता। इनको पूरे राज्य पर शासन करने के लिए शासक को बनाया गया है, उनकी रक्षा करने के लिए सैनिक को बनाया गया है और सामान्य वस्तुओं का उपभोग और उत्पादन करने के लिए हमने उत्पादक वर्ग बनाया है। अब आते हैं स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। प्लेटो ने कहा था कि इनकी शारीरिक संरचना में भेद हो सकता है लेकिन स्त्री पुरुष हमेशा समान होते हैं। संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। जो शासक है उसको संपत्ति स्त्री का मोह नहीं होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जब शासक वर्ग मोह से दूर रहेगा तो उसमें नैतिकता और सद्गुण जैसे विचार आ जाएंगे। यदि वो परिवार और संपत्ति में रहेगा तो मैं की भावना का विकास होगा। इसलिए स्त्री पुरुष को हमेशा साधारण जीवन जीना चाहिए। उत्तम संतान पैदा करने के लिए विवाह नहीं करनी चाहिए। बच्चों को सार्वजनिक देखभाल गृह में रखना चाहिए और खुद भी वैसे साधारण जीवन में रहना चाहिए। और किसका बच्चा किसका है, मतलब ऐसा नहीं बताना चाहिए कि राजा का बेटा है ये सामान्य वर्ग का बच्चा है, नहीं, सभी बच्चे एक साथ रहेंगे तो राजा को ही पता नहीं रहेगा कौन सा बच्चा, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। अतः शासन का संचालन बिना किसी बाधा से हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी रानियां हैं, बहुत सारे बच्चे हैं तो सभी राजगद्दी के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने भाइयों को मार रहे हैं, तो इसमें क्या होगी, अराजकता फैल जाएगी राज्य में। जब खुद ही घर घर में लड़ेंगे तो शासन क्या करेंगे, खाक करेंगे, राज्य तो पूरा फूट नहीं है। ऐसा हमने कई बार देखा है, मुगल शासन में देखा है कि भाई 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 से लड़ता है और शासन मतलब राजगद्दी के लिए युद्ध होता है। इसलिए सामान्य सारे बच्चों को क्या रखो, सामान्य देखभाल गृह में रखो। उनको खुद नहीं पता होगा कि मेरे पापा राजा हैं, तो लड़ेंगे क्यों, जो योग्य होगा वो राजा बन जाएगा। अब आते हैं प्लेटो के नैतिक विचार। प्लेटो की नीति मीमांसा की अभिव्यक्ति उनके 2 ग्रंथ द रिपब्लिक और फ्लेवर्स में हमें मिलती है, फ्लेवर्स में मिलती है और रिपब्लिक में मिलती है कि हमें नैतिक मीमांसा की अवधारणा। इसमें सैरेनाइक और सिनिक मतों के अतिवादी मार्गों का विरोध करते हुए पहली बार पूर्णवाद का विचार प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार व्यक्ति को संतुलित और सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना चाहिए। वही आगे चलकर हीगेल, ग्रीन और विडले जैसे प्रत्ययवादी विचारकों में देखने को मिलते हैं। देखो, जो प्लेटो थे इनकी जो नैतिक मीमांसा की अभिव्यक्ति है वो हमें कहाँ मिलती है, द रिपब्लिक में मिलती है और फ्लेवर्स में मिलती है। इन्होंने सेरेनाइक सीनिक मतों के अतिवादी मार्गों का विरोध किया है और पहली बार पूर्णवाद का विचार प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए, संतुलित और सामंजस्य जीवन को जीना चाहिए। आगे चलकर इसी विचारधारा को हेगेल, ग्रीन और विडले ने अपनाए हैं या फिर आगे इनको देखने को मिलती है। प्लेटो ने नीति मीमांसा को अपने प्रत्यक्षवाद के आधार पर स्थापित किया था। इनका दावा था कि न्याय, संयम, साहस और सौंदर्य जैसे गुणों का आदर्श रूप प्रत्यय जगत में प्रत्यय के रूप में विद्यमान है। प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि के चरम स्तर पर होता है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति कठोर साधना के द्वारा प्रत्ययों का जान पाते हैं, परंतु प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति खुद उस सद्गुणों से युक्त हो जाता है
साहस सद्गुण को जान लेने ही साहसी हो जाता है। मतलब यदि हम साहस का गुण जान लेते हो तो क्या हो जाओगे, साहसी हो जाते हैं। विभिन्न प्रत्ययों में समन्वय स्थापित करने वाला शुभ का पर्याय होता है, जो संपूर्ण नैतिकता का मूल आधार है। इसी प्रकार प्रत्ययों में व्यक्त होता है। प्लेटो का यह विचार सुकरात के दो विचारों से मिलता जुलता है। सुकरात के विचारों से मिलते जुलते हैं। देखो इनने बोला क्या था कि प्रत्यय का बाद इनने आधार माना था। इनका दावा था कि न्याय, सामंजस्य, संयम, साहस और सौंदर्य जैसे गुण आदर्श रूप से प्रत्यय जगत में प्रत्यय के रूप में विद्यमान होते हैं। प्रत्यय को यदि ज्ञान हो जाता है तो बुद्धि के चरम स्तर पर होता है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कठोर साधना के साथ प्रत्ययों को जान पाता है, किंतु प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त होते ही व्यक्ति खुद उस सद्गुण से युक्त हो जाता है। जैसे साहस का गुण प्राप्त हो गया आपको, या आप साहस को जान गए तो आप क्या हो जाओगे, साहसी हो जाओगे। विभिन्न प्रत्ययों के समन्वय स्थापित करने के वाला शुभ का प्रत्यय होता है। अब आपने सारे न्याय को पहचान लिया, समन्वय कर लिया है ना, संयम कर लिया, साहस कर लिया और सौंदर्य कर लिया, तो आप क्या बन जाओगे, शुभ का प्रत्यय हो जाएगा, जो संपूर्ण नैतिकता का मूल आधार है। यह सभी प्रत्ययों से में व्याप्त होता है। और प्लेटो का यह जो विचार है वो कहाँ से आया है, सुकरात के विचारों से आता है। क्योंकि सुकरात क्या थे, प्लेटो के गुरु थे, तो उनकी विचारधारा की छवि हमें इनमें देखने को मिलती है। जैसे ज्ञान ही सद्गुण है और ज्ञान ही अन्य सद्गुणों के रूप में व्याप्त है। इन्होंने क्या कहा है, ज्ञान ही सद्गुण है, सुकरात ने कहा था, है ना, और ज्ञान ही अन्य सद्गुणों के रूप में व्याप्त है। सुकरात की तरह प्लेटो ने भी नीति मीमांसा में सद्गुणों को विशेष महत्व दिया है। इनके 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार माना है। इन्होंने क्या माना है, 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार माना है। विवेक, संयम, साहस और न्याय। विवेक, संयम, साहस और न्याय। विवेक, संयम, साहस और न्याय को इन्हें क्या माना है, नैतिक आचरण के आधार माने हैं। प्लेटो ने कहा था कि विवेक, संयम, साहस का सही अनुपात सामंजस्य होने पर न्याय का सद्गुण, जो कि सर्वोच्च सद्गुण है, तो सर्वोच्च सद्गुण क्या है, न्याय है। लेकिन न्याय हमें कब मिलेगा, विवेक होना चाहिए, संयम होना चाहिए और साहस होना चाहिए। इससे पहले हम सुकरात में पढ़ा था कि यदि हमें न्याय मतलब किसी भी बात का अच्छे से सही पुष्टिकरण करना है, ज्ञान को परखना है, न्याय बनाना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, पहले विवेक से तर्क करना पड़ेगा। सामंजस्य स्थापित करना मतलब संयम होना चाहिए और साहस होना चाहिए उस तर्क को लड़ने के लिए। फिर क्या होगा, न्याय का सद्गुण सर्वोपरि गुण है जो कि प्राप्त होता है। इस संबंध की व्याख्या प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य दोनों स्तर पर की है। व्यक्ति के स्तर पर उनका मत है कि जो व्यक्ति अपने साहस, संयम को अपने विवेक के अधीन रखता है, उसमें न्याय का सद्गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति है साहस, संयम को विवेक की अधीन रखता है तो वो क्या हो जाता है, न्याय के सद्गुण को उत्पन्न कर लेता है। ऐसा व्यक्ति विवेकपूर्ण आचरण करता है, साहस द्वारा बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है और संयम द्वारा वासनाओं पर नियंत्रण करता है। जो व्यक्ति साहस और संयम को विवेक के अधीन रखता है तो क्या हो जाएगा, न्याय को उत्पन्न कर लेगा, न्याय जैसे सद्गुण को उत्पन्न कर लेगा। और ऐसा व्यक्ति जो विवेकपूर्ण आचरण करेगा, साहस जैसे बाधाओं को दूर कर देगा और संयम से अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर लेगा। राज्य के स्तर पर इन 3 वर्गों को इस तरीके से बांटा है कि शासक जो प्रशासन वर्ग है जो विवेक का प्रतिनिधि होता है, सैनिक वर्ग जो कि शासक का प्रतिनिधि होता है, साहस का प्रतिनिधि होता है, और व्यापारी वर्ग जो कि वासना और संयम का प्रतिनिधि होता है। अगर तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें तो सैनिक तथा प्रशासक वर्ग के निर्देशों, व्यापारी वर्ग के निर्देशों के अधीन रहें तो राज्य न्यायपूर्ण होता है। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है कि जो विवेक है, विवेक किसमें होना चाहिए, शासक में एक विवेक होना चाहिए। साहस किसमें होना चाहिए, तो सैनिक में साहस होना चाहिए। और व्यापारी को कैसा होना चाहिए, वासना और संयम का प्रतिनिधि करना चाहिए। अगर ये तीनों अपना अपना काम स्वयं करेंगे, एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सैनिक तथा व्यापारी वर्ग प्रशासक वर्ग के निर्देशों के अधीन रहेंगे तो राज्य क्या हो जाएगा, न्यायपूर्ण हो जाएगा। चूंकि सैनिक वर्ग के लोभ क्रोध में और व्यापारी वर्ग के लोभ क्रोध में अंधे हो सकते हैं, इसलिए इन पर दार्शनिक राजा अर्थात विवेकशील प्रशासक का नियंत्रण आवश्यक है। देखो क्रोध से और साहस से क्या हो जाएगा, सैनिक वर्ग जो है वो क्रोध हो जाएगा, क्रोधी में आ जाएगा। व्यापारी वर्ग है वो लोभ से और वासनाओं से क्या हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे। तो इन दोनों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, एक दार्शनिक शासक का नियंत्रण हो जाना चाहिए जो कि क्या होता है, विवेकशील शासक होना चाहिए। प्लेटो ने
सैरेनाइक संप्रदाय के अंधे सुखवाद और सैनिक संप्रदाय के कठोर वैराग्यवाद दोनों को एकांकी मार्ग बताते हुए खारिज कर दिया है। तो देखो सैरेनाइक थे, उनने क्या कहा था, उनने संप्रदाय के अंधे सुखवाद को और सैनिक संप्रदाय के कठोर वैराग्यवाद दोनों की एकांकी मार्ग बताते हुए इनको खारिज कर दिया है। इनका मानना था, मतलब प्लेटो का मानना था कि मनुष्य को आनंद और संयम का समन्वय स्थापित करना चाहिए, मतलब आनंद होना चाहिए और संयम होना चाहिए, दोनों का समन्वय होना चाहिए। उसे मस्तिष्क और शारीरिक सुखों की उत्पत्ति करनी चाहिए, मतलब मस्तिष्क की और शारीरिक सुखों की उत्पत्ति करनी चाहिए, किंतु विवेक के अधीन रहते हुए सुखों, मानसिक सुखों को शारीरिक सुखों से अधिक महत्व देना चाहिए, मतलब मानसिक सुख ज़्यादा जरूरी है शारीरिक सुख से कम। सैरेनाइक्स संप्रदाय के नैतिक सुखवाद को खारिज करते हुए प्लेटो ने दावा किया था कि हर सुख का शुभ होना आवश्यक नहीं है। तीव्र वासनाओं, प्रतिषेध, ईर्ष्या और घृणा से प्रेरित सुख नैतिक अशुभ उत्पन्न करता है, परंतु ये ही नैतिक सुख हैं जो विवेकशील आचरण के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा था, प्लेटो ने कहा था कि जो मनुष्य है उसको आनंद संयम का समन्वय करना चाहिए, उसको मानसिक और शारीरिक दोनों सुखों की उत्पत्ति होनी चाहिए, मानसिक की ज़्यादा होनी चाहिए सुख की प्राप्ति और शारीरिक की कम होनी चाहिए। उसको सैरेनाइक संप्रदाय के नैतिक सुखों को खारिज किया था और प्लेटो का दावा था कि हर सुख का शुभ होना आवश्यक नहीं है, मतलब जितने भी सुख हैं वो जरूरी नहीं है कि शुभ हों। तीव्र वासनाओं, प्रतिशोध, ईर्ष्या और घृणा से प्रेरित सुख नैतिक अशुभ उत्पन्न कर सकता है या कर सकते हैं, परंतु वे ही नैतिक सुख हैं जो विवेकशील आचरण के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। जो विवेकशील आचरण से अंतर्गत प्राप्त होते हैं वे क्या है, नैतिक सुख हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है या फिर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन को प्लीज़ दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।